हाँ जी बेटा, जो लास्ट हमने किया था वो कौन सा था? आरएनए साइलेंसिंग, है ना, एग्रीकल्चर में कर रहे थे। अब आपके पास मोस्टली नीट के अंदर या लगा लो कि बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टोमेटो। देखो बेटा, इस टाइम पे जो टोमेटो की जो वैरायटी आ रही है ना, और जो पहले आती थी उसमें दिन रात का फर्क है। कैसे कि पहले जब टमाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट किए जाते थे तो इनका जो पल्प रहता है वो कैसे रहता है? काफी सॉफ्ट रहता है और ये खराब हो जाते थे। तो क्या किया गया? ट्रांसजेनिक टोमेटो को बनाया गया, और जो ट्रांसजेनिक टोमेटो बनाया गया उसका नाम था फ्लेवर सेवर। दैट मीन्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को रोकने के लिए, ताकि जो उसकी राइपनिंग है वो डिले हो जाए, और अगर राइपनिंग डिले होगी तो इसकी वजह से क्या होएगा? इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्या किया गया बेटा? तो इसी सब चीजों को ध्यान में रख के फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टोमेटो को बनाया गया था। और उसके अंदर क्या किया गया? नेटिव यानी कि जो उसका पुराना जो टमाटर था उसके जो जीन्स थे उनको क्या किया गया? ब्लॉक किया गया। कैसे? एक एंजाइम होता है, पुराने वाले की बात कर रही हूँ, जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। और अगर इस पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज की हम बात करेंगे, ये फ्रूट की राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस एंजाइम की अमाउंट को, क्वांटिटी को फ्लेवर सेवर में कम कर दिया गया। और अगर ये नहीं होगा तो इसकी वजह से जो राइपनिंग है, यानी कि जो टोमेटो 2 दिन में पकने वाला था वो कितने दिन ले लेगा? 1 वीक, 5 दिन, 6 दिन। और इसकी वजह से वो जैसे ही डिले होगी राइपनिंग में, वो इजीली अपने टारगेट तक क्या करता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्लियर? तो आपको सिर्फ टोमेटो का नाम याद करना है फ्लेवर सेवर, और एंजाइम का नाम याद करना है पॉलीगैलेक्टोयूरेनोज, जो कि उसकी राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि इस एंजाइम को क्या किया गया? वहां पे कम किया गया। एक आता है ये गोल्डन राइस चावल। अपने यहाँ भी आज के टाइम पे भी ये बहुत कम खाते। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, फैट बढ़ेगा। राइस की, चावल की एक वैरायटी को डेवलप किया, ट्रांसजेनिक बोलेंगे, ठीक है, ट्रांसजेनिक राइस। और उस ट्रांसजेनिक राइस को नाम मिला था गोल्डन राइस। क्यों? क्योंकि इस गोल्डन राइस के अंदर बीटा कैरोटीन, अगर हम कैरोटीन की बात करेंगे, ये एज प्रोविटामिन ए इनएक्टिव फॉर्म होती है, और हमारी बॉडी में जैसे हम इसको एक्यूमुलेट करते हैं वहां पर जाके हो जाती है एक्टिव। विटामिन ए, ठीक है, एक ऐसी चावल की वैरायटी को डेवलप किया गया जिसमें कि बीटा कैरोटीन की अमाउंट बहुत ज्यादा थी। क्लियर? और जिसमें बीटा कैरोटीन, दैट मीन्स ये हो गया ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। तो इसका मतलब हुआ कि जो ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस बनाया गया, इसके अंदर किसकी अमाउंट ज्यादा थी बेटा? विटामिन ए की। और हमें पता है कि जो विटामिन ए होता है, इट इज गुड फॉर आई। हमारी जो आई का रेटिना होता है उसके लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की अगर हम बात करें, इसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में होती है तो 2 डिजीज रेस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसकी वजह से? नाइट ब्लाइंडनेस और स्किन डिसऑर्डर। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि क्यों ना इस गोल्डन राइस के अंदर ही विटामिन ए को हम क्या करें? बढ़ा दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो चांसेस रहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस के या किसी भी स्किन डिसऑर्डर के, वो क्या हो जाएंगे बेटा? कम हो जाएंगे। क्लियर? इसी तरह टोबैको की, कई सारी हर्ब्स प्लांट्स वगैरह की भी जो वैरायटीज थी उसको क्या किया गया? डेवलप किया गया। ट्रांसजेनिक टोबैको का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्टिंग में ले चुके हैं, वही बेसिलस थनजेनेसिस की तरह। क्लियर? हार्बिसाइडल रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया गया है, ऐसे प्लांट्स बनाए गए हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, और इसके अलावा अपने आसपास क्या करते हैं बेटा? किसी और को, यानी कि स्पेशली जो वीड्स हैं या जो हर्ब्स वगैरह रहते हैं उनको ग्रो नहीं करने देते। क्लियर? बायोटेक की अगर हम आगे बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी को मॉलिक्यूलर फार्मिंग के अंदर भी यूज किया जा रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मिंग का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। एनिमल और क्रॉप्स में ऐसे जीन्स डाले जा रहे हैं कि उनकी बॉडी के अंदर क्या बने? प्रोटीन्स बने या कोई भी चीज बने, और उसको फिर हम क्या करें? एक्सट्रैक्ट आउट कर ले। कैसे? कि इन प्रोटीन को उनके मिल्क से, उनके यूरिन से, उनके ब्लड से, उनके सीड से बेटा प्रोटीन्स बनाई जा रही हैं। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक क्रॉप तैयार की, अब उसके सीड में से
या उसके किसी भी एक्सट्रैक्ट आउट में से जो पर्टिकुलर चीज चाहिए उसको क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, ब्रासिका, सब जानते हैं ब्रासिका, मस्टर्ड फैमिली में है ना। अगर ब्रासिका नेपस की हम बात करेंगे, सिंथेटिक हाइड्रोडिन, हम सब जानते हैं हाइड्रोडिन क्या होती है, ब्लड एंटीकोएगुलेंट होती है, उसके जीन्स इसके अंदर डाले गए। अब जो ब्रासिका के जो सीड्स होते हैं इनके अंदर होती है हाइड्रोडिन, उन सीड्स को प्योरीफाई करके क्या कर लिया जाता है, हाइड्रोडिन को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। और हाइड्रोडिन पता है लीच जो जोंक होती है उसके सलाइवा में होती है। तो देखो बेटा, क्रोप के थ्रू एंटीकोएगुलेंट को एक्सट्रैक्ट आउट करना, इसी को हम क्या नाम देते हैं, मोलिकुलर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये एनिमल्स के केस में भी किया जा रहा है। कैसे कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जा रहे हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है कि एक तो कैटल्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, यूजफुल एनिमल्स, कई जगह जो लोग रहते हैं वो उसको एज व्हीकल या खेतों में भी काम लेते हैं, उनका वो यूजफुलनेस बढ़ जाए, मिल्क तो हमें मिले लेकिन उस मिल्क में जो प्रोटीन वगैरह है उनका लेवल हाई होए, उनके यूरिन से, उनके ब्लड वगैरह से, मतलब ऐसी प्रोडक्ट तैयार करना जो कि ह्यूमन के लिए काफी यूजफुल होते हैं। शिप, ट्रांसजेनिक शिप, भेड़, और हमें पता है भेड़ को किस लिए ट्रांसजेनिक किया जा रहा है, ताकि वुल की क्वांटिटी तो बढ़े लेकिन क्वालिटी भी अच्छी क्वालिटी वाली वहां से क्या उसके बेटा वुल हमें मिल सके। तो प्लांट्स और एनिमल दोनों को यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल दे दिया ब्रासिका नेपस, और इस ब्रासिका की वैरायटी को किस लिए डेवलप करवाया जा रहा है, हीरोडिन। हीरोडिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि एंटीकोएगुलेंट, ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है। इसके जीन्स को उसमें ट्रांसफर करेंगे, वो हीरोडिन फिर उसके धीरे धीरे करके सीड्स में एक्यूमुलेट हो जाती है, उन सीड से उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके प्योरीफाई किया जाता है और एज मेडिसिन यूज किया जाता है। क्लियर। डिजीज रेजिस्टेंस में ट्रांसजेनिक प्लांट्स फॉर फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल प्लांट, बेटा सिर्फ क्रॉप प्लांट्स ही नहीं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनको भी आज के टाइम पे इस टेक्निक के थ्रू क्या किया जा रहा है, कल्चर। कैसे, इनको जो अलग अलग कलर या अलग अलग जो एक फ्रेग्रेंस मिलती हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंथोसाइनिन, है ना। मोस्टली जो फ्लावर्स को अलग अलग कलर मिलते हैं तो वो जो ग्रुप पिगमेंट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एंथोसाइनिन के नाम से जानते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स या जो ये प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं इसमें अलग अलग कम्बिनेशन जो एंथोसाइनिन के उनको क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। हमने ये तो पढ़ा कि एग्रीकल्चर यानी कि प्लांट्स के केस में हमने कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट्स को तैयार किया, तो इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स की क्या क्या एडवांटेज होती है। सबसे पहली बात, पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट उनको अफेक्ट नहीं करता। और ये कौन से वैरायटी थी, बीटी कॉटन। जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसी प्लांट को प्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि कोल्ड, ड्रॉट, सोल्ट और हीट, कैसी भी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट, खेती के बाद में जब हम उनको तोड़ लेते हैं उसके बाद जो होने वाले लॉस थे वो आज कम हो गए। टमाटर खराब होता था, अब डिले होने लग गया तो वो क्या होने लग गया, उसकी जो लॉस है वो कम हो गए। इसी तरह पहले फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज कर रहे थे तो फर्टिलिटी जो थी वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा खत्म होने लग गई थी, वो रुक गई। न्यूट्रिशन क्वांटिटी तो बढ़ी लेकिन क्वालिटी भी आई। जिस वैरायटी को, जिस प्रोटीन, जिस विटामिन को हम चाहते हैं आज के टाइम पे वही हम इन क्रॉप्स के थ्रू ले रहे हैं। विटामिन ए, हर्बिसाइडल रेजिस्टेंस, ऐसी वैरायटीज है कि वो ऑटोमेटिक, जरूरत ही नहीं है, वो अपने आसपास उगने ही नहीं देगी किसी वीड को। अल्टरनेट रिसोर्स मिल गया आज के टाइम पे इंडस्ट्री को कि वो वैक्सीन के लिए किसी एनिमल पे नहीं डेवलप रहेंगे। क्यों, किसी के भी अंदर वो जीन्स को डालेंगे जो उनको सुटेबल लगेगा और वहां से अपनी जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो उनको चाहिए वो उनको क्या करने लग गई, मिलने लग गई। डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वो आज के टाइम पे क्या की जा रही है बेटा, प्रिपेयर। फाइटो रिमेडिएशन, मेटल पॉल्यूशन, ठीक है। प्लांट्स बहुत से ऐसे रहते हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं वो एयर के पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में यूज आ रहे हैं।
और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फाइटोरीमेडिएशन। एडवांटेज तो है, लेकिन जितने ये लोग हमारे लिए अच्छे हैं उतने ही हमारे नुकसान भी हैं। कैसे? एनवायरमेंटल, ह्यूमन और इकोनॉमिक, तीनों। एनवायरमेंट की जब हम बात करेंगे, अनइंटेंडेड हार्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, हमें क्या चाहिए थी? हिरुडिन चाहिए थी, तो हमने किसको यूटिलाइज किया, किसको मैनिपुलेट किया? ब्रेसिका को किया ना। अब एक एग्जाम्पल दे रहा है कि नेचर, ठीक है बेटा, एक मैगजीन है, उसके अंदर एक लैब स्टडी पब्लिश हुई थी कि जो बीटी कोर, बीटी बैसिलस थनजेनेसिस का यूज करके जो कॉर्न की जो वैरायटी डेवलप की, इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो मोनार्क बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को मारते हैं। हमें पता है कैटरपिलर्स मोनली लीव वगैरह को खाते हैं। कॉर्न कैसी है? ट्रांसजेनिक प्लांट है। जब मोनार्क बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स उसके ऊपर आते हैं, फीड अप करते हैं, तो उनकी डेथ होती है। और हमें पता है कि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो मोस्टली क्या करते हैं? मिल्क वीड जो प्लांट्स रहते हैं उनको कंज्यूम करती है। तो इसकी वजह से जो खतरा बढ़ा वो क्या बढ़ा? मतलब कॉर्न के ऊपर नहीं रहती, लेकिन मान लो भाई कॉर्न का प्लांट एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर मिल्क वीड के प्लांट है, गलती से अगर वो उधर जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? खत्म। मान लो एक तरफ मिल्क वीड प्लांट्स है, एक तरफ कॉर्न प्लांट्स है, उनके खेत आसपास है, उड़ के जरूरी थोड़े ना कि उनको पता दिख जाएगा कि भाई ये तो क्या नाम है, बीटी कॉटन है, इसके ऊपर मत जाओ। मिल्क वीड से वो अगर गलती से भी उधर चले गए, वो कैटरपिलर्स क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। लेकिन नेचर की जो ये स्टडी थी, ये कुछ नेचुरल कंडीशंस में हो नहीं पाई, और वो ये चीज़ सबको पता है कि जो चीज़ की जाती है उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी बर्ड्स के ऊपर, रेडिएशन के ऊपर थी, याद है? रोबोट 2, कि जो रेडिएशंस रहती हैं वो बर्ड्स की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन आज तक साइंटिफिकली उस चीज़ को प्रूव नहीं किया गया कि ये चीज़ सच है या नहीं है। लेकिन हर कोई जानता है कि जो ये रेडिएशंस होती हैं, जितनी हाई रेडिएशंस निकलती हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं कैंसर के लिए भी, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन में होने के लग रहा है, और इन एनिमल्स की डेथ के लिए भी। बट सबकी सांठगांठ होती है, और इस चीज़ को आज तक ये कह लो दबा दिया जाता है या उसके ऊपर स्टडी नहीं की जाती, पता नहीं। बट वो ही है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ निकल के आती है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं मिसलीड कर दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। और जब हम उस मूवी को देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझ में आती है। तो सेम केस ये है कि इसने किया नहीं, तो भाई जो इसने लिखा है वो चीज़ गलत है। हमने ऐसे प्लांट को ग्रो कर दिया जिसके ऊपर पेस्ट काम नहीं करता, लेकिन डीडीटी तो अब लेस इफेक्टिव हो गई। जो मच्छर पहले डीडीटी में मर जाते थे वो अब उसमें भंगड़ा करते हैं। क्यों? रेजिस्टेंस डेवलप हो गई। एक के जीन दूसरे में डाल रहे हैं। तो हमने तो सुपरवीड तैयार कर दिया। देखो, हमने बीटी कॉटन तैयार की, ऐसी क्रॉप तैयार कर दी जिसपे मान लो उसका काम नहीं करता। जैसे अपने बाजरे में नॉर्मली साटी होती है, सारे जानते हो। बाजरे की एक ऐसी वैरायटी ग्रो कर दो जिसमें साटी नेचुरली ग्रो नहीं करेगी। वो खुद क्रॉप है, लेकिन वो है तो एक सुपरवीड, कि उसने हर्बिसाइड को ही जब टॉलरेट कर लिया, वीड को ही टॉलरेट कर लिया, तो वो आगे आने वालों को तो और ज़्यादा टॉलरेट कर लेगी। ह्यूमन हेल्थ, जो ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट है, इनके जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे उससे एलर्जी के केसेस बढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। एंटीबायोटिक बनवा लो, बेचारों से कोई भी काम करवा लो, वो अफेक्ट करेगा। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी बैक्टीरिया रहते हैं, वो असर उनके ऊपर भी जाता है। और इकोनॉमिक कंस, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को आने में, और कॉस्टली होता है। हर कोई इसको नहीं ले सकता, यानी कि एक प्रॉफिटेबल रिटर्न नहीं है कि अगर कोई खराबी हुई तो आपको उसके बदले में रुपए मिल जाएंगे और आपका नुकसान भी नहीं होगा। इस चीज़ का आज तक कोई भी रूल आउट नहीं निकाला गया। तो हम मानते हैं कि एडवांटेज है, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं बेटा, इनकी डिसएडवांटेज भी होती है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के केस में। ये टेबल दे रखी है कि बीटी कॉटन किसके अगेंस्ट है, वीट में किसकी वो चीज़ें डाली गई, ब्रेसिका, टोबैको, फ्लेवर सेवर। तो जो ये वाली है ये याद कर लेना, ये आपके पास एमसीक्यू में बोर्ड में आती है। जैसे जो पोटैटो की वैरायटी डेवलप की जा रही है उसमें प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा है,
जो बनाना है वो जो ट्रांसजेनिक है उसमें वैक्सीन, ठीक है, ऐसी वैक्सीन डेवलप कर दी जो बच्चों को जाके इम्यून करती है।